पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के लंबे शासन को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। यह परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक माना जा रहा है। पिछले 1.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को बीजेपी ने सीधी चुनौती दी और निर्णायक बढ़त हासिल की। बीजेपी लंबे समय से बंगाल को पूर्वी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती मानती रही थी। राज्य में इस बार बीजेपी ने उत्तर बंगाल, जंगल महल, औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं टीएमसी दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कुछ पारंपरिक गढ़ों तक सीमित होती दिखी। टीएमसी की इस करारी हार के बाद बीजेपी क्या करेगी, बंगाल में उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसकी एक झलक पीएम मोदी के अभिभाषण में देखने को मिली। घुसपैठ पर रोक को लेकर एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया कि नए बंगाल के निर्माण में उनकी प्राथमिकता क्या होगी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। राज्य की 294 सीटों में 206 पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने 15 साल बाद सूबे से ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंका है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सब कभी पोस्टर बॉय रहे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका रही है। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना और एक प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरना जितना नाटकीय है उतना ही अहम भी है। वहीं इन सब से अलग शुभेंदु की बंगाल की 2 सीटों पर प्रचंड जीत उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी का प्रमुख दावेदार भी बना रही है। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने एक साथ 2 मोर्चों पर चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के विधानसभा सीट भवानीपुर से चुनाव लड़कर उन्होंने सीधे चीफ मिनिस्टर को उनके घर में ही चुनौती दी। सब हिंदू बूथ में जीत हुई है। हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। सब हिंदू बूथ में जीत हुई है। हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। सब हिंदू बूथ में जीत हुई है। हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। सब हिंदू बूथ में जीत हुई। इसके बड़े मायने हैं। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे कहता हुआ, जैसे ही वो चुनाव की जीत हुई भवानीपुर में, उसके बाद से उन्होंने पहली बात यही कही और बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदुओं ने बम्पर वोट किया, ममता को सिर्फ मुस्लिमों ने वोट दिया। तो आप समझिए कि आगे की राजनीति की दिशा क्या रहने वाली है, या फिर अब तो राजनीति का वक्त गया, सरकार चलाने की बारी होगी। तो सरकार की दिशा क्या होगी पश्चिम बंगाल में। वो भवानीपुर में जब लोगों से मिले, समर्थन से बेहद उत्साहित दिखे। वोटों की गिनती के आखिरी दौर में ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। तो ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शुभेंदु अधिकारी ने 2020 दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में का दामन थाम लिया। 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ ही उनकी अदावत ममता से चरम पर पहुंच गई। 2021 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन ममता बनर्जी अपनी साख के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और दादा के दम के आगे दीदी ने जिसकी कल्पना शायद ही नहीं किसी ने की हो, वो हुआ और उन 1956 वोटों के अंतर से ममता हार गई। 2021 में नंदीग्राम में जीत के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए शुभ साबित हुए। 2021 में बंगाल में बीजेपी 77 सीट जीतकर ममता के लिए चुनौती की बुनियाद रखी। 2021 में शुभेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। भले राज्य में टीएमसी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने 2026 की तैयारी शुरू कर दी, जिसका असर इस बार दिखा। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में बंगाल की राजनीति का भूगोल बदल दिया। इसी का नतीजा है कि बंगाल में बीजेपी पहली बार बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया।
वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। ममता बनर्जी यहाँ आई थी, आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। तो बंगाल में हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी को इस बार के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2026 में शुभेंदु अधिकारी का जलवा सिर चढ़कर बोला। ममता बनर्जी ने हार का ठीकरा सिस्टम के मत्थे फोड़ दिया। तो शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ने के साथ अपनी मेहनत के बल पर बंगाल में पोस्टर बॉय बनने का काम किया। बीजेपी का दामन थामा तो बंगाल की सियासत का भूगोल बदल दिया। उन्होंने संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या के मामले में ममता सरकार को घेरा। शुभेंदु ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर ममता सरकार को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को भी आगे बढ़ाया। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर अपने को स्थापित किया। वो खुलकर सनातन धर्म की रक्षा की बात करते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति पर दीदी को कटघरे में भी खड़ा करने में कोई परहेज नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी न केवल एक फायर ब्रांड नेता है, बल्कि वो कुशल संगठनकर्ता भी हैं। मेदिनीपुर से लेकर के उत्तर बंगाल तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में मेदिनीपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे उनकी तगड़ी रणनीति अहम मानी जा रही है। उनका इलेक्शन मैनेजमेंट गजब का माना जाता है। उनकी असली लड़ाई ममता से नहीं, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से रही है। उन्होंने 2026 चुनाव की लड़ाई को भतीजाबाद बनाम भूमिपुत्र का बना दिया। इतना ही नहीं, बंगाल के आदिवासी इलाके जंगल महल में बीजेपी की मजबूत पकड़ के पीछे शुभेंदु अधिकारी का दिमाग है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के सुनामी के भंवर में फंसकर दीदी का किला जमींदोज हो गया। तो इस जीत के क्या मायने हैं बीजेपी के लिए, इस पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस जीत के क्या मायने हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स, वरिष्ठ पत्रकार, अताशा धर, वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा रजनीश का, जो लगातार इस चुनाव के दौरान नजर बनाए रहे, ग्राउंड जीरो से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, कल भी आपने वो तस्वीर देखी थी, खुद कवर किया है, आज आप मेरे साथ हैं। रात गुजर चुकी है, पीएम मोदी के शब्द में कहें तो अंधेरा छट चुका है और अब नई रोशनी, यहां पर नया सूर्योदय और पूर्वोदय हो रहा है। अंग बंग कलिंग में विकसित भारत के विजन के साथ जो पीएम मोदी ने इसे जोड़ा कि अब यहां वक्त आ गया है पूर्वोदय का। लेकिन इस सब के बीच में जीत के साथ ही शुभेंदु अधिकारी कहते नजर आए कि सिर्फ मुस्लिमों ने वोट किया ममता को, हिंदुओं ने, सभी ने वोट कर दिया मुझे। और यह बात कल से आज तक वो कई बार दोहरा चुके हैं। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? जो सत्ता आ रही है बंगाल में, उसकी दशा और दिशा तय कर रहे हैं क्या शुभेंदु अधिकारी? देखिए अजय, एक बात तो तय है कि ये जो जीत हुई बीजेपी की, इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक पोलराइजेशन और एक एंटी इनकम्बेंसी। यही कारण है कि बार बार शुभेंदु अधिकारी से कल दोपहर भी मेरी बात हो रही थी, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदुओं ने हमें वोट किया है। शाम में भी जब रात के वक्त जब उनकी जीत हुई पक्की और वो सर्टिफिकेट लेकर निकले भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से, तो भी इस बात को वो दोहरा रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि हम सनातनी एजेंडे पर हैं, जो हमारे साथ चलेगा हम उनको लेकर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो लोग बाहर से आए हैं हम उनको यहाँ से बाहर करेंगे, जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं भारत में उनको हम बाहर करेंगे, जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं उनको हम परेशान नहीं करेंगे। तो बीजेपी अपने एक माइंडसेट लेकर चल रही है कि जो घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो इन्फिल्ट्रेशन का एक बड़ा मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे पर अभी भी वो कायम है। और जीत के बाद भी कोलकाता एक नई सुबह देख रहा है। इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूँ। कई लोग सुबह सुबह इन तमाम बातों पर चर्चा भी कर रहे थे, जीत पर चर्चा कर रहे थे।
कल की रात बहुत भारी रही है टीएमसी पर। कल ममता बनर्जी निकली काउंटिंग सेंटर से, जब मैंने उनसे पूछा कि दीदी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे पीटा गया है, 100 सीट लूट लिए गए हैं। तो उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम में 4 बजे ममता बनर्जी करेंगी, क्यों ममता बनर्जी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस वाला है। तो शाम में 4 बजे वो अभिषेक बनर्जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अब आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन वो तो एक पॉलिटिक्स होगी, लेकिन अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका, बंगाल में सरकार बनना और 77 साल में जो ना हो पाया वो अब हुआ है। तो बीजेपी इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है। कल मैं भवानीपुर में देख रहा था काउंटिंग सेंटर पे कि महिलाएं घर से बाहर निकल कर आ रही थी और वहाँ जो लीडर्स थे उनको कांग्रेचुलेट कर रही थी, वो खुशी अपनी जाहिर कर रही थी। तो विश्वास बहुत दिखाया है लोगों ने, बहुत बड़ी जीत दी है बीजेपी को। बीजेपी को इस विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जो बातें, जो वायदे, जो घोषणाएं आपने की हैं चुनाव के दौरान, उसके अनुसार आपको वोट्स मिले हैं। वो मैंने देखा लोगों की बात में, लोगों की आंखों में। लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें बहुत विश्वास है कि रोजगार मिलेगा, व्यवस्था बदलेगी, गुंडागर्दी कम होगा, कट मनी नहीं जाएगा, सिंडिकेट खत्म होगा, हमें हफ्ता नहीं देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, 10 बजे के पहले उन्हें घर नहीं आना पड़ेगा। तमाम बातें लोग कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे खरा उतरती है, उनका आगे प्लान होगा। तो बड़ा विश्वास दिखाया है, जो बहुमत, बड़े बहुमत में नजर आ रहा है बंगाल के रजनीश, और बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है। तो सोनार बंगला का कैसे सपना पूरा करेगी बीजेपी, ये अब बीजेपी के कंधों पर जिम्मेदारी है। अताशी धर मेरे साथ भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए आलोक वत्स साहब, राजनीतिक विश्लेषक। अताशी जी, कोलकाता से आप जुड़ी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरी जीत में मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा, अमित शाह का विजन, या कहें कि चाणक्य वो कहलाते हैं तो उनकी रणनीति, लेकिन जमीन पर सबसे ज्यादा जुझारू नेता के तौर पर सीधे ममता को सीधी टक्कर में हराने वाले दूसरी बार जो निकलकर सामने आए हैं शुभेंदु अधिकारी। कैसे आप इसको डिफाइन करेंगी? 2020 तक ममता के दायां हाथ थे वो, और आज ममता को पटखनी दे चुके हैं 2-2 बार। तो उनकी हैसियत, उनका कद, उनका चेहरा और उनका भविष्य क्या दिख रहा है यहां पर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी को एकदम बोला जाता है ममता जी का भाव शिष्य, क्योंकि उसी के हाथ से तैयार किया गया है शुभेंदु अधिकारी को। बाद में उन्होंने बोला कि वो आरएसएस के साथ बहुत दिनों से लगाव था उनका, वो उन लोगों से मिलते थे, वो अलग बात है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, शुभेंदु अधिकारी एकदम ममता जी का दाहिना हाथ, क्या दोनों ही हाथ था। लेकिन क्या हुआ इस बीच, क्या हुआ 12 साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो अभिषेक बनर्जी का धीरे धीरे उत्थान होना शुरू हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ कि अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनका भतीजा है, उनको आगे लाने के लिए ममता जी ने शुभेंदु को धीरे धीरे नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके चलते ही जो झमेला का शुरुआत हुआ, इसी के लिए ही शुरुआत हुआ। तो उस समय धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी अलग होते गए। ये करते करते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी में जाके उन्होंने जैसे काम किया, वो एकदम एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी टीएमसी में भी उन्होंने इतना काम किया। आपको मैं बोल दूं, वो जो अधीर जी का गढ़ जिसको बोला जाता है, मालदा मुर्शिदाबाद, उस इलाके में कांग्रेस का बहुत प्रभाव बहुत सालों से था। लेकिन वो क्या हुआ, वो शुभेंदु को दायित्व दिया गया ऑब्जर्वर के तौर पे मुर्शिदाबाद और मालदा का। शुभेंदु जाके उधर धीरे धीरे काम करते करते उन लोगों को टीएमसी की तरफ लेके आए। ये बहुत बड़ा सक्सेस है टीएमसी पार्टी का भी और शुभेंदु का भी। तो इस सब देखते हुए ये तो पता चलता ही है उसका सांगठनिक क्षमता बहुत ज्यादा है, और यही क्षमता वो इधर आके और बीजेपी पे आके भी उन्होंने काम किया। और विरोधी दल नेता के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। असेंबली में हम लोग देखे हैं, जैसे वो सवाल जवाब करते थे, जैसे वो बहुत सारे मुद्दे पर वॉकआउट करके आना, उस इशू को एकदम फैलाव करके सबको बोलना, मीडिया के सामने आना, ये सब तो किया ही है। साथ साथ उन्होंने बीजेपी का संगठन धीरे धीरे जितना वो कर पाए उन्होंने किया है। तो शुभेंदु का एक भविष्य तो है, और आप तो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। ये जो पूरी उनकी हिस्ट्री है, और सीधी फाइट में दूसरी बार ममता दीदी को हरा देना,
अब आलम यह है कि ममता सिर्फ अपनी पार्टी नहीं हार गई, ममता खुद भी चुनाव हार गई, और वो किससे? अपने ही चेले से, शुभेंदु अधिकारी से। ये बहुत ही बड़ी मोरल विक्ट्री है। सिर्फ ये विक्ट्री नहीं एक सीट पर है जो भवानीपुर की जीत है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट प्रोबेबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट, नेक्स्ट सीएम शुभेंदु अधिकारी? नेक्स्ट सीएम का दावेदार तो शुभेंदु अधिकारी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग सीएम को हराया है और दूसरी एक सीट से भी उन्होंने जीता है जो उनका घर का सीट है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर उनका गढ़ है, उनका घर भी है, उनका भाई, उनका पिताजी सब वहीं पर बहुत दिनों से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। अगर आप दीघा जो टूरिज्म स्पॉट के तौर पर बहुत जाना पहचाना है, वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा, छोटा छोटा व्यवसायी सभी आपको बोलेंगे कि शुभेंदु का भाई, शुभेंदु का पिताजी वहां पर कितना काम करते हैं बहुत सालों से, आज से नहीं बहुत सालों से। जब वो लोग कांग्रेस पे से थे, वही उस समय से वो लोग वहां पर काम करते आ रहे हैं, तो उनका तो एक इमेज है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, ये जो ममता का जो ये हाल हुआ है ना, दो एक बात बोलूं कि कलकत्ता में अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ फुटपाथ पे बहुत ज्यादा हॉकर्स है, और फुटपाथ एक हेवन है कलकत्ता का। क्या? क्योंकि यहाँ पर मिलता नहीं ऐसा कुछ चीज नहीं है, सब कुछ मिलता है, खाने से लेके आप ड्रेस वगैरह, ये जो भी आप चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बहुत कुछ मिलते हैं। लेकिन क्या किया, एक साल पहले ममता जी ने उन हॉकर्स को एकदम खास खास जगह का, जैसे कि न्यू मार्केट, ये सब जगह का हॉकर्स को उठा दिया, उठा के फिर 1-2 महीने बाद उनको ही फिर से पैसा लेके बिठाया है। ये लोगों का क्या अभी ट्रेडिशन चालू किया ममता जी ने इधर आके। पहले सीपीएम अमूल में भी था, ये हॉकर्स था, लेकिन वो लोग क्या करते, हॉकर्स को 1 महीना का रुपए लेते थे, पार्टी का चंदा, फिर उनको बिठा देते थे। लेकिन ममता जी ने आके क्या नियम किया, अगर मुझे मिला है एक दुकान हॉकर के तौर पे कुछ बेचने के लिए, मुझे 2 साल तक रखेंगे, 2 साल के बाद मुझे हटा देंगे और एक को लाके उधर रखेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा आप कैसे रोजगार करेंगे ये चिंता आपको खाए जाएगी, और इसके चलते आप पार्टी के एकदम पैर पकड़ के रखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरा मैं आपको बोलूं, हमारा जो बंगाल का जो टलीगंज बोलते हैं, टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, आप तो जानते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां से ही उभर के आए हैं सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋतिक घटक, और मैं किस किस का नाम लूं, आजकल का भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या किया, ये फिल्म इंडस्ट्री पूरा नष्ट कर दिया। कैसे? अभी कोई भी दूसरे राज्य से इधर शूटिंग के लिए नहीं आती। ये जो बातें आप कह रही हैं, उसका भाई जो कुछ चलता रहा है अंदर खाने, देखिए उसका इम्पैक्ट क्या आता है जब जनता हिसाब करती है तो वोटों के जरिए हिसाब कर देती है। मैं लौटता हूं आपके पास अताशी जी, आलोक भट्ट साहब भी हैं एक बीच। एक और खबर बता दूं बड़ी है, जो जहां मुस्लिम बूथ हैं वहां पर टीएमसी को नुकसान हो रहा है। ये कभी संभव नहीं है। बागदा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार मधुपर्णा, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो ये आरोप लगाए हैं, टीएमसी का आरोप लगा है, बागदा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर का आरोप है कि ईवीएम हैक हुआ है, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी टीएमसी को नुकसान पहुंचा है। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन वो बता रही हैं कि ये ईवीएम हैक हुआ है। आ गई बात ईवीएम पर, में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है लिटरली। हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में। मुस्लिम तो जो बात कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी, उस पर मुहर लगा रही है मधुपर्णा, टीएमसी की कैंडिडेट कह रही हैं कि जहां पर मुस्लिम हैं वहां पर कभी लॉस नहीं होता है टीएमसी का, और अगर ये होता दिख रहा है तो इसका मतलब ये ईवीएम हैक है। तो देखिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के कितनी कॉन्फिडेंट रही है ममता बनर्जी, लेकिन इस बार ये भी खबर आ रही है कि क्या मुस्लिमों ने भी सभी वोट दिए कि नहीं दिए। आलोक भट्ट साहब, अब मैं आपको लाना चाहता हूं यहां पर, ये देखिए क्या क्या आवाजें उठ रही है। अब यहां से टीएमसी से कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट जहां पर ज्यादा हैं वहां भी हम अगर हार रहे हैं तो यह संभव ही नहीं है, मुस्लिम तो हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, ये तो ईवीएम हैक हो गया है। आलोक जी आप अनम्यूट कर ले प्लीज।
जी जी इन्होंने मुस्लिम वोट को अपनी बपौती समझ रखा था। ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? लेकिन बिहार के सीमांचल में आपने देखा जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर जेडीयू और बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली पिछले चुनाव में। इसका कारण है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी कार्य हैं, उससे मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर लाभ मिला, 100% लाभ मिला। और उन्होंने उस लाभ के कारण बुरके के नीचे से दबा के बीजेपी को वोट किया। तभी तो सीमांचल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस जेडीयू और बीजेपी ने किया। हालांकि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जेडीयू का था उस इलाके में, लेकिन बीजेपी को भी अच्छी सीट मिली। वही हाल यहां भी हुआ है कि भय भ्रष्टाचार के कारण वहां पर जो लोग सिर्फ वादों से काम चलाने का काम करते थे, उनको वहां की जनता ने धत्ता बता दिया है। और इसी कारण से मुस्लिम बाहुल्य करीब 110 सीटों में 50% सीटें बीजेपी को मिली है। तो वहां पर दूसरा कोई वोटर तो था नहीं, वहां पर मुस्लिम ही डिसाइडिंग फैक्टर था। ये अपने आप तो में वहां कैसे जी ये जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है। मैं एक बार जल्दी रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। ये बहुत ही अहम फैक्टर है, इस पर लोग समझना चाह रहे हैं। रजनीश, आपने ग्राउंड जीरो पर क्या देखा? कल आप दिखा रहे थे तस्वीर जब तिलक और टोपी दोनों गले मिल रहे थे। क्या वाकई ये पलट गया है खेल क्या? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ ऐसे मुस्लिम संप्रदाय से आने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी में भी अपनी निष्ठा दिखाई है। कल जब मैं वहाँ पर था भवानीपुर में, तो कई लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे और वो कह रहे थे कि हमें नरेंद्र मोदी के विकास में विश्वास है, हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास है, हमें बंगाल का विकास होगा इस पर विश्वास है। तो वो विश्वास दिखा रहे थे। वो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, लेकिन उन्हें भी ये समझ आ रहा है शायद कि ये बंगाल के विकास की चर्चा हो रही है, धर्म जाति पर बात नहीं होनी चाहिए। ये बात वो खुद कह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन तो ज़रूर दिखा इस चुनाव में। अब ये क्या वाकई वोट में कन्वर्ट हुआ? जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ बीजेपी लीड कर रही थी, तो क्या वाकई ये वोट में ट्रांसलेट हुआ? ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में जब विश्लेषण और ज़्यादा होगा इसमें 1-2 दिन बाद, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि बंगाल के विकास को लेकर लोगों ने वोट किया और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जी अताशी जी, रजनीश आपका मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। आपको बहुत सारी और तस्वीरें वहां से गैदर करनी है। थैंक यू सो मच ग्राउंड जीरो से इस वक्त के लिए अपडेट के लिए हमें। अताशी जी से भी इस बात को हम समझेंगे कि क्या हुआ है, ये जो वोटिंग का पैटर्न है कैसे चेंज हुआ है, कहां पर चेंज हुआ है और क्या क्या मायने हैं इसके, कुछ ही पलों में। और बड़ी जानकारी इस वक्त उभर के आ रही है। तमिलनाडु से सरकार बनाने की यहां पर कवायद तेज होती नजर आ रही है। थलपति विजय ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है थलपति विजय की टीवी के। तो अब सरकार बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। विजय ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। जाहिर है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं इसमें थलपति विजय। तो फिल्मी तरीके से फिल्मी नायक ने राजनीति में कदम रखते ही यहां पर सबसे बड़े महानायक बनकर उभरे हैं तमिलनाडु के। तो अब भले कुछ चंद कदम दूर रह गए बहुमत से, लेकिन अब सरकार बनाने का दावा पेश करने की कवायद शुरू हो गई है। राज्यपाल से वक्त मांगा है। टीवी के विधायकों की बैठक आज है। एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शंस। आलोक वत्सी, आपसे शुरू करता हूं इस दौर को। टीवी के साथ समर्थन में कौन जाएगा या किसको वो साथ लेंगे? उनके पिताजी ने कल खबर आई कि कांग्रेस को न्योता दिया है कि कांग्रेस समर्थन दे। हालांकि कांग्रेस के पास इतनी सीटें ही नहीं है। प्री पोल भी अलायंस कांग्रेस से करना चाहते थे विजय, लेकिन कांग्रेस ने तब मना कर दिया था। तो मौजूदा परिस्थिति में किसके साथ गठबंधन के आसार हैं? सर अनम्यूट प्लीज। अजय जी, इनके पास ज्यादा की संख्या की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चूक कर दी जो इनके साथ वो अलायंस में नहीं गया। नहीं तो आज कांग्रेस की सहयोगी सरकार तमिलनाडु में भी होती। वो चूक गए इस चीज को देखने में कि ग्राउंड पे विजय जी की क्या पकड़ थी। एक एमजीआर के बाद
और आंध्र में एनटीआर के बाद ये पहला शख्स है जिन्होंने आते ही धमाल कर दिया। मतलब एक रेकनिंग फैक्टर नहीं हुए, एक उससे भी बड़ा सरकार बनाने के फैक्टर हुए। ध्वस्त कर दिया 50 साल के एआईडीएमके और डीएमके को। 50 साल से हम यही सुनते थे, या वो बैटिंग कर रहे हैं या ये बैटिंग कर रहे हैं, तीसरे की कहीं कोई नाम ही नहीं आता था। अब एक तीसरी शक्ति के रूप में जो ये उदय हुआ है इनका, अगर इन्होंने अच्छे ढंग से सरकार का संचालन कर दिया तो लंबे समय तक ये रहेंगे, बिकॉज ही इज यंग ऑल्सो एंड एजुकेटेड ऑल्सो। और जो छोटे छोटे दल हैं जो 2 सीट 1 सीट इस तरीके से जो जीते हैं, उन सबको मिला के, क्योंकि इन्होंने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हमारा वैचारिक संबंध मिलता नहीं है तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। दिस ही मेड इट क्लियर यस्टरडे ओनली। तो इन्हीं सबको मिला के ये अपना संख्या बल पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे। एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ डीएमके और एआईडीएमके है, वो तो मिलकर सरकार नहीं बना सकते। उसकी तो कोई संभावना नहीं है। अताची जी, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? आप क्या उम्मीद कर रही हैं कोलकाता से? कोलकाता में आपने बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखा है यहाँ पर, और ऐसा ही शिफ्ट या शायद इससे भी बड़ा शिफ्ट कह सकते हैं हम। अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड एन एक्टर, ही कम्स अप और वो छा जाते हैं, जेनजी को अपनी जादू में ले लेते हैं और इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। कैसी गवर्नमेंट देने वाले हैं? किस तरह की सरकार बनाएंगे? कैसे गवर्नेंस देंगे थलपति? देखिए, थलपति जी तो एक एक्टर है, हम लोगों ने बहुत सिनेमा देखा है उनका। तो एक बात मैं बोल दूं, साउथ का जो ट्रेडिशन है वहाँ पर फिल्म एक्टर, जो पॉपुलर फिल्म एक्टर है, वो बहुत बार राजनीति में आए और राजनीति में छा गए। सिर्फ छा नहीं गए, उनके चले जाने के बाद भी उनका प्रभाव बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रहा है। ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही है। तो थलपति भी इससे अलग नहीं है। और आपने जो बोला जेन जी को हम लोग सोचते हैं अरे हर वक्त ये लोग स्मार्टफोन में डूबे रहते हैं, वो लोगों को कुछ पता नहीं, वो लोग कुछ समझते नहीं, क्या होगा इस लड़कों से, इस लड़कियों से। ये बात नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा हम लोगों को पता चला नेपाल के जो सांप्रतिक काल में, जो नेपाल में जो उत्थान हुआ, जो जेन जी का जो आंदोलन हुआ, उसको चलते। देखिए, नेपाल में बहुत काम नहीं था, वो लोग इंटरनेट यूज करके मोबाइल फोन से बहुत सारा नेट वाला काम करते थे, उससे ही कुछ रोजगार होता था, वो सब होता था। लेकिन किसने उसको गुरुत्व नहीं दिया, अहमियत नहीं दिया। फिर क्या देखा गया, वो जो इंटरनेट बंद किया, उसके चलते इतना बड़ा उधर आंदोलन हो गया। तो जेन जी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन के उभर रहा है। जेन जी का They have opinion. थलपति के ऊपर, right, they are not just the consumers. जी, yes ma'am. I'll come back to you. तो ये जेन जी को अंडरस्टिमेट नहीं करने, अब किसी को करना चाहिए। पावर ऑफ द जेन जी, ये सबको समझना पड़ेगा। तो देखिए, थलपति अब सरकार बनाने की कवायद में जुट चुके हैं। देखना होगा समर्थन वो कहां से जो थोड़ी कमी है उसको जुटाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर के असम और त्रिपुरा में बीजेपी का भगवा लहराने लगा है। तो यूं कहें कि मोदी शाह का सपना साकार हो चुका है। माना जाता है कि इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ करके डेमोग्राफी को बदला है। नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार करने वाले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल से लेकर असम तक अपनी हर रैली में घुसपैठियों को लेकर हुंकार भरी थी। बंगाल और असम जीतने के बाद दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को जश्न के दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठियों को लेकर अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। कहा कि पूरे देश से घुसपैठियों को निकालकर बाहर करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कह दिया था कि चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से बाहर निकालेंगे। ये मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय है, क्योंकि ये कदम देश की सुरक्षा, संस्कृति और डेमोग्राफी की रक्षा के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को आसान भाषा में समझें तो 3 प्रमुख बिंदु निकलते हैं जिन पर मोदी सरकार काम कर रही है। क्या है ये शाह का मास्टर प्लान, समझिए। संकल्प क्या है? असम और बंगाल में SIR कराया, अवैध प्रवासियों की पहचान और लक्ष्य वोटर लिस्ट से घुसपैठियों की छटनी, देश से बाहर भेजने की तैयारी। मोदी सरकार ने ये 3D पॉलिसी बनाई है। तो मोदी क्या कह रहे हैं? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, जो मोदी के मंत्री कह रहे हैं। बंगाल विजय से पहले दीदी के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने प्रमुखता से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाया। अपनी हर चुनावी रैली में बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बनाने की हुंकार भरी और नतीजे सामने हैं। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। चुनाव आयोग SIR कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। अरे दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर बंग की जनता आपको टाटा बाय बाय कह रही है, टाटा बाय बाय। आलोक वत्स साहब राजनीतिक विश्लेषक और अताशी धार मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ी हुई हैं सीधे कोलकाता से। अताशी जी, मैं इस मामले में आपको लाना चाहूंगा। पहले ये इलेक्शन के बाद कल पीएम मोदी ने फिर से इसको दोहराया कि हम एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। सोनार बांग्ला और अंग बंग कलिंग को डेवलप करने की बातें तो तमाम उन्होंने कही ही, लेकिन घुसपैठियों का हम जिक्र कर लें। ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए नहीं था, इसका मतलब क्या माना जाए? ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है? इसने डेमोग्राफी को बदला है। देखिए, हमारा तो बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश के साथ। हमारा बहुत बड़ा एक बॉर्डर एरिया है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी है, जैसे नदिया, मुर्शिदाबाद, ये सब बहुत साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास और भी कुछ जिले हैं, जैसे उधर उत्तर बंग में भी है। तो ये तो है, वहाँ पर हर वक्त घुसपैठे आते हैं। ये हमको मानना पड़ेगा एकदम से। ये जो बोल रहे हैं कि घुसपैठिए आते हैं, ये एकदम ठीक है। उसमें क्या है, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। हिंदू क्यों आते हैं? उधर बांग्लादेश में वो लोग बहुत दिक्कत में होते हैं तो इधर चले आते हैं। उन लोगों का इधर रिलेटिव्स है, ये है, इधर आके वो लोग इधर जगह वगह खरीद लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड यहाँ से निकल लेते हैं, फिर इधर रहना शुरू कर देते हैं। और मुस्लिम लोग आते हैं, वो लोग तो उधर मेजोरिटी है, उधर तो लोगों का ऐसा कुछ कष्ट नहीं है। इधर आते हैं बिजनेस के तौर पर। उन लोगों का भी इधर रिलेटिव है, ज्यादातर मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब इलाकों में। और वो लोग क्या करते हैं, इधर संपत्ति बनाने के लिए आते हैं, जगह वगह खरीद के। और ऐसे भी आप लोग बोलेंगे कि, और केंद्र का रिपोर्ट भी है कि कुछ घुसपैठी तो मुस्लिम ऐसे भी आते हैं कि कुछ उन लोगों का टेररिस्ट का भी कनेक्शन हो सकता है। ये केंद्र का जो रिपोर्ट आया था एक बार, उसके चलते मैं बोल रही हूँ। तो ये सब एकदम ही होता है। ये
मतलब कि ये अब ना माने ऐसा कुछ बात नहीं है, एकदम ही है। केंद्र एकदम जो ही बोल रहे है, हैं मतलब एकदम ग्राउंड ठीक है। रियलिटी ये है, सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये मुद्दा नहीं था। तो फिर आलोक भट्ट साहब, अब इस नैरेटिव को मैंडेट में जनता ने बदल दिया। ये जो बात उठाई गई थी, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसे बनाया था, और पीएम मोदी कह रहे हैं जीत के बाद कि हम एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। गृह मंत्री ने चुनाव मैदान में कहा ही था। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आखिरी तौर पर, क्योंकि कुछ आंकड़े तो 4 करोड़ तक बांग्लादेशी देश में होने की बात कहते हैं, एक्चुअल आंकड़ा किसी को नहीं पता, इस पर फाइनल अटैक होगा? क्योंकि अब तक बातें होती रही हैं, हुआ कुछ नहीं है, काम कुछ होता बहुत ज्यादा नजर नहीं आया है। ये बात आपका कहना सही है। अभी तक इस पर बहुत दिनों से बातें हो रही हैं, लेकिन अगर उस संख्या को देखें जो लोग यहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं, वो महज कुछ हजारों में आपको नजर आएंगे जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होते रहे हैं समय समय पर। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी को इसका अंदाजा नहीं है कि वो किस मात्रा में यहाँ घुसपैठ कर गए। They could be more than 4 करोड़। जिन जगहों पे उनका वर्चस्व प्रभाव है वो देखने को मिलता है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, इन जगहों पर आपको इनको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। They can be identified by their looks only and by their attire and by their language। लेकिन अभी तक अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। नोएडा का जो डोमेस्टिक हेल्प है पार्ट टाइम, वो लगभग 70% पर इनका कब्जा हो गया है और वो फ्लरिश कर रहे हैं। वो यहाँ मैरिज भी कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। झारखंड में जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर मास स्केल पे उन्होंने वहां के मुस्लिमों से मैरिज कर लिया है। तो अब क्या डिसाइसिव एक्शन होगा आलोक जी? आपको लगता है पश्चिम बंगाल में इस मैंडेट में बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है? ये बहुत पेचीदा चीज है। मान लीजिए उसका बच्चा जन्म गया यहाँ, बहुत से लोग हैं जिनका बच्चा भी हो गया है, अब उस बच्चे को कौन सी नागरिकता मिलेगी? बाई बर्थ तो उसकी राइट हो गई इंडियन नेशनल बनने की, और उसका बाप भी है यहाँ का, अब माँ बांग्लादेश की है, तो कैन यू सेपरेट? फिर ये मामले कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट का क्या रुख होता है ये इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। जो लोग बिल्कुल ही हैं इस तरीके के जिनका कुछ नहीं है, उनको तो पकड़ के डिटेक्ट करके, अच्छा बांग्लादेश, ये इन वेस्ट बंगाल एंड अदर प्लेसेस आल्सो, उन्होंने वो सारे कागजात बना लिए हैं जो एक नागरिक प्रमाण के लिए चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। तो इट्स एन अपहिल टास्क, और इसको करने बहुत, जितना ये आसान में बोलना है उतना आसान ये करने में नहीं होगा। बट आपको कभी न कभी शुरू करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा का मसला है, देश की इकोनॉमी का मसला है। It needs to be done with an iron hand and very intensive care। तो मैं फिर इसी से मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि अगर इस पर इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को बंगाल की जनता ने दिया है, तो क्या अताशी जी आपको लगता है कि वक्त आ गया है फिर से एक बार गवर्नमेंट एनआरसी लाने की बात कर सकती है, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिस पर बड़ी पॉलिटिक्स पीछे भी हो चुकी है? देखिए, ये एनआरसी को लेके हमारे यहाँ पर बहुत भय है, जनता के अंदर बहुत भय है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, एसआईआर किया, बहुत अच्छा किया। वो जो आप लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एसआईआर किया, वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या हुआ, इसके चलते जो होता है बहुत जल्दी में काम होता है, और फिर एक बड़ा काम होने से थोड़ा थोड़ा गलती भी हो जाता है। देखिए क्या हुआ, वो जो लोग यहाँ का मैं
आगे भी बोल चुकी हूँ, यहाँ का बहुत दिनों से, बहुत सालों से, 100 सालों से यहाँ का नागरिक है, उनका भी कुछ-कुछ का नाम चला गया। हाँ, अभी वोट हो गया, वो लोग फॉर्म 6 फिल अप करके अभी अप्लाई करेंगे, अभी हो भी जाएँगे, वोटर फिर से हो जाएँगे, वो मैं जानती हूँ। लेकिन ये सब कुछ हुआ है, तो इसके चलते ना एनआरसी को लेके एक डर बढ़ गया है। लेकिन ये डर मुझे लगता है केंद्र सरकार ऐसे ही हैंडल करेगी कि ये डर थोड़ी दिनों में चला जाएगा। और एक बात मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप पूछ रहे थे कि मुस्लिम वोट आया कि नहीं? मुस्लिम वोट इस बार एकदम से आया, आप एकदम समझ लीजिए। ममता जी के विरुद्ध में जो वोट आया है, उसमें मुस्लिम का वोट एकदम से आया। क्योंकि मुस्लिम को भी डेवलपमेंट चाहिए। वो लोग जो मद्रसा का टीचर, आप लोग नहीं जानते, इधर सॉल्ट लेक में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके सामने उन लोगों ने साल-साल तक बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। वो मद्रसा का टीचर का भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है ठीक से। लिस्ट आ गया लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। हम लोग तो आप लोग कॉलेज स्ट्रीट का नाम सुना है? कॉलेज स्ट्रीट तो एकदम हमारा जो बुक्स का इलाका है। बुक्स का इलाका है, वहाँ पर पोले मार्केट है, वहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, वो सब मुस्लिम है, ज़्यादातर मुस्लिम है। वो सब बोलते हैं, अरे यार इस बार हम दीदी के अगेंस्ट ही वोट दे देंगे। वोट से पहले ही हम लोगों ने बात किया। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? तो बीजेपी तो हिंदुत्ववादी है, आप लोग क्यों देंगे? तो बोलते हैं, अरे हिंदुत्ववादी कुछ नहीं है, हम लोगों ने खबर लिया है, बनारस में जो आए हैं उधर तो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो लोग उन्नति कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी तो उन्नति चाहिए। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो हमारा लड़की लोग, इस लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग तो उन्नति करे, उन लोगों को तो उन्नति चाहिए। वो लोग क्या फिर से सब्जी बेचेंगे? तो हम लोग ये तो बहुत बड़ा उन्नति बदलाव तो है चाहिए। जो आप ग्राउंड जीरो से कह रही हैं आताशी जी। दैट टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी। ये बहुत चीजें कह रहा है जिसको लेकर के कयास लग रहे हैं। और अभी जो हम सुन रहे थे मधुपर्णा को, टीएमसी की एक कैंडिडेट जो कह रही थी कि मुस्लिम इलाकों में भी अगर वोट नहीं मिले हैं तो ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम खुद बदल रहे हैं। बड़ी खबर एक आ रही है, ये भी बताते चलें। पश्चिम बंगाल के राजरहाट न्यू टाउन सीट पर अभी भी काउंटिंग जारी है। अब तक 17 राउंड की गिनती हुई है। बंगाल की 292 सीटों पर नतीजे आए, लेकिन यहां पर देखिए कि अभी भी न्यू टाउन में, राजरहाट में 17 राउंड की गिनती हुई है और काउंटिंग जारी है। अभी भी यहां पर मतगणना का काम चल रहा है। तो किस वजह से यहां पर देरी हुई और जानकारी आनी, लेकिन बड़ी खबर, राजरहाट न्यू टाउन में काउंटिंग जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, इलीगल इमोरल विक्ट्री बताया बीजेपी की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी शाम 4 बजे ममता बनर्जी। क्या ऐलान करेंगी, पूरे देश की नजर होगी इस पर। बंगाल के चुनाव नतीजों पर जाहिर है बात करेंगी, लेकिन क्या कंक्लूड किया है ममता बनर्जी ने, यह देखना होगा। क्या वो इस हार को स्वीकार करेंगी या फिर लीगल फाइट में जाएंगी, कानूनी जंग की शुरुआत करेंगी चुनावी हार के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा। आसार हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता इस इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज कर सकती हैं, जैसा एसआईआर को किया था उन्होंने, जैसा सेंट्रल एम्प्लॉइज को ऑब्जर्वर बनाने पर किया था काउंटिंग के लिए। हर मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई, खुद भी सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब फिर से एक बार आज जब 4 बजे ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। जल्दी से इस पर आलोक भट्ट साहब आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। आपको लगता है, पिछले दिनों हमने देखा है, जिस पर हमने काफी बात की है, कि ममता की ये स्ट्रैटेजी रही है कि किसी भी मुद्दे को बहुत बड़ा इवेंट में कन्वर्ट कर देना और पॉलिटिकल नैरेटिव में उसको कन्वर्ट करना। अपनी हार को भी ममता एक्सेप्ट करेंगी, जो अब तक नहीं किया है। कल उन्होंने कहा कि ये इमोरल और इलीगल है ये रिजल्ट और ये विक्ट्री बीजेपी की। आज 4 बजे जनता के सामने आएंगी, प्रेस के सामने आएंगी, क्या रुख रहेगा? देखिए, ममता जी का इतिहास रहा है कि शी हैज बीन एन स्ट्रीट फाइटर। ये हमने देखा है उनका शुरुआती दौर से, जब वो कांग्रेस में थी, और उसके बाद किस तरीके से 34 साल के सीपीएम के जड़वत, माइंड माय वर्ड, जड़वत सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। खुद में बहुत ईमानदार हैं, सादगी में रहती हैं, जो आज के नेताओं में नहीं पाई जाती है, इतनी सादगी से रहना।
अभी तक किसी तरीके का कोई स्कैम उनके ऊपर नहीं आरोपित हुआ है, ना ही उनके ऊपर इस तरीके की उंगली उठी है। लेकिन जो सीपीएम से कैडर ट्रांसफर हो गया इनकी तरफ, सीपीएम के टूटने के बाद, वो कैडर था वसूली वाला। वो सीपीएम के समय में भी अनैतिक वसूली किया करता था, और वो यहां भी आके टीएमसी में भी घुसकर उसने इस काम को बराबर जारी रखा, जिसके से लोग बहुत आतंकित थे, भयभीत थे और नाखुश थे जी। और ये धीरे धीरे शहरों से होकर गांव तक पहुंच गया। टीएमसी का कार्यकर्ता मतलब कोई गुंडा, बदमाश, डराने वाला, धमकाने वाला, ये चीज जब जनता ने बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया, और बीजेपी ने नहीं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की और नीति, और बार बार जो गृह मंत्री का कहना कि हम इनको उल्टा लटका देंगे और हम यहाँ 2 महीने तक और अर्धसैनिक बलों को छोड़ के रखेंगे, इसने लोगों के मन में से डर निकाल दिया। और उसी डर के नतीजे के तौर पर मैंडेट जो सामने आया है वो अब सामने है यहाँ पर। आताशी जी, क्या ममता जी एक्सेप्ट करेंगी डिफीट को और शील कंटेस्ट लीगली? देखिए, उनका जो चरित्र है हम लोग जो इतने सालों से देख रहे हैं, मैं जहाँ पर रहती हूँ ये जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसी जादवपुर लोकसभा से वो पहली बार 1984 में जीती थी। यहीं से बुद्धदेव भट्टाचार्य जीती भी थी, हार भी गए थे वो। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य के मैं बात बोल दूं थोड़ा सा, 2011 में मैं तो तब सेक्रेटेरिएट बीट करती थी। तब हम लोगों ने देखा जब 12 बज गए दोपहर का, और जब उन्होंने देखा कि उनका जो वोट का जो काउंटिंग है वो हार के तरफ जा रहा है, तो उन्होंने 1 बजे या 101 बजे के अंदर ही उन्होंने राज्यपाल के पास चला गया और अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एकदम मान लिया, क्योंकि ये बहुदलीय सिस्टम है, यहाँ पर किसी का जीत होगा, किसी का हार होगा, तो मानना पड़ेगा। यही सिस्टम है, गणतंत्र में तो ऐसा ही चलता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य को हम लोगों ने ऐसे देखा था, लेकिन ये ममता बनर्जी जैसे है, उनका कैरेक्टर जैसा है, वो ना कभी नहीं मानेंगी। वो कल भी बोल रही थी कि 100 सीटों में लूट हुआ है, मुझे लात मारा गया है, मुझे धक्का दिया गया है, ये सब करके वो अभी सिंपैथी गेन करने का जो चेष्टा कर रही है। अभी सिंपैथी गेन करने के लिए ही मुझे लगता है, मैंने उसको बहुत दिनों से पास से देखा है, तो मुझे लगता है वो शाम को जो 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वो ही बोलेंगी, और वो इसको लेके अदालत के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, निर्वाचन कमीशन के पास जाएगी, और निर्वाचन कमीशन के ऊपर तो उन लोगों का कोई विश्वास ही नहीं है। उनका भतीजा अभिषेक बंदोपाध्याय जो है वो तो बार बार ही गणेश कुमार को बहुत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। कोई उसके अगेंस्ट कोई व्यवस्था क्यों नहीं लेते हैं? ये तो हमारा नागरिक का बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों नहीं कोई व्यवस्था लेते? निर्वाचन कमिश्नर जो है सारा देश का है, तो उनके ऊपर ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ममता जी एकदम ही आप ठीक ही बोल रहे हैं, वो अदालत तक जा ही सकते हैं, ये उनका कैरेक्टर है, वो यही करेंगी, और बहुत सहजता से वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर बोल के गए थे, सत्येर लओ सहजे, मतलब कि जो सच है उसको मान लो, उसको लेने में ही अच्छाई है, उसके आगे चलने का दिशा तभी दिखाई पड़ेगा। साफ तौर पे सच को स्वीकार करो। ये आपने एग्जाम्पल भी दिया बुद्धदेव भट्टाचार्य का, उस कम्युनिस्ट रिजीम का जो इतने लंबे दौर तक, दशकों तक रही, लेकिन जब हारी तो स्वीकार भी की, लेकिन ममता एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। और आज जब 4 बजे आएंगी तो आसार यही है कि वो पूरी तरह से इस चुनाव को गलत ठहराएंगी, जैसा कि पूरे चुनाव के दौरान ठहराए। आलोक वात्सी, आपको क्या लगता है जो बात अभी आताशी जी उठा रही हैं कि इट शुड नॉट बी अलाउड, जो एक रवायत पिछले करीब 3 सालों से बन गई है कि हर मामले में सीधे अटैक करना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हमारे चुनाव आयोग हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, यह बंद होना चाहिए। यह एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, खतरनाक है। देखिए अजय जी,
ये कलयुग है। और कलयुग में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा हाथ हुआ है तो वो है सच्चाई, साफगोई और समग्रता। तो ये जो नेता लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी में गए हों, किसी भी पार्टी में हों, ये भी तो हम ही लोगों के बीच से गए लोग हैं। तो इनसे संस्कार, शुचिता ये एक्सपेक्ट करना आज के समय बहुत गलत बात होगी। साफ तौर जिस पे तरीके का नैतिक पतन, चारित्रिक पतन नेताओं में हुआ है अक्रॉस पार्टी। जी अब आप लिस्ट उठा के देखिए। जी एक सर, ही समय चीज से इतना ही आपको है मैं मेरे बताता पास हूं इस वक्त, लेकिन जो आपने कहा कि कलयुग है, सत्य का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कलयुग में एक अच्छी चीज हुई है कि लोकतंत्र आ गया है। जनता सत्य को ला ही देती है, आज न कल, देर न सवेर। ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा, और जनता देख रही है, बोल रही है, और जनता जब बोलती है तो देखिए कैसे सारा सच उभर के सामने आ जाता है। धन्यवाद सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कुछ ही पलों में।